बजट का मतलब सिर्फ सरकारी आदमी को देखना नहीं है। बजट का मतलब है पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को आपने देखना है। अब हिमाचल प्रदेश की जनता क्या आस लगा के रखे, जब हिमाचल प्रदेश में सबसे जो बड़ी लायबिलिटीज़ इस वक्त हम बात माने तो सबसे बड़ी लायबिलिटी है हिमाचल प्रदेश सरकार की अपना कर्जा चुकाना। उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश जो पिछले 10-12 सालों का जो ट्रेंड रहा है उसमें सिर्फ एक ऐसा विभाग है जिसके ऊपर बजट से सबसे ज़्यादा 18% जो है हिमाचल प्रदेश सरकार करती है, और वो है शिक्षा। जी। ये चाहे भाजपा की सरकार थी वो भी करती थी, और चाहे कांग्रेस सरकार है ये भी करते। और तो ये तीन ऐसे विभाग हैं जहां पर आपके पास लाइबिलिटीज ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर्स आपके पास ज़्यादा है, खर्चे आपके ज़्यादा हैं, परंतु इनसे जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कम है। इस बार ये पहली बार हो रहा है कि विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट रखी जा रही है। हालांकि पीछे जो सरकारें रही उन्होंने सीएजी को कभी सुना ही नहीं। देखिए, सीएजी तो एक ऐसी संस्था है जो कि आपके सारे खातों का जो है आय व्यय का रखती है और सरकार को समय समय पर ये बताती है कि आपका खर्चा कहाँ पे अधिक हो रहा है और कहाँ के जो आपके पास जो वर्क कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट हैं जिसको हम ओसी कहते हैं वही सरकारें कभी कभी नहीं देती है। तो ये एक अच्छी बात है कि सरकार ने इस बार गवर्नर का भी जो है अपना अभिव्यक्ति जो भाषण होगा वो भी रखा गया, सीएजी को भी पटल पे रखा जाएगा। और ये अच्छी बात है कि जब आप सरकार पे हो तो आप क्या क्या त्रुटियां कर रहे हो और आपका कहाँ जो है पैसा अधिक ज़्यादा खराब हो रहा है। तो ये अच्छी बात है कि सीएजी को इस बार सरकार ने एंट्री दी है। तो ऐसा क्या इस सरकार के ऊपर ग्रहण लग गया कि जो सारे के सारे लोग जो है वो इस तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं? देखिए, ये आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। ग्रहण तो बीजेपी की सरकार में भी लगा था, क्योंकि देखिए जब भी विधानसभा का सत्र बुलाया जाता था तो जितने भी कर्मचारी होते उनके पास ये ऑप्शन रहती थी कि आप विधानसभा के बाहर धरने प्रदर्शन कीजिए। क्योंकि अगर हम पूर्व सरकारों की बात करें तो उस समय देखिए करनामूलक संघ भी स्ट्राइक ये करते थे, बिजली विभाग के भी लोग जो थे स्ट्राइक करते थे, हिमाचल पथ परिवहन निगम तो इसमें तो कोई कमी बात ही नहीं है कि वो उस वक्त भी स्ट्राइक करते थे। तो ये ग्रहण लगने वाली बात नहीं है। ये देखिए लो सरकार अभी अगर हम पटवारी कानूनगो महासंघ की बात करें तो उनकी कोई मांग नहीं है। ये तो सिर्फ स्टेट कैडर का है कि हम डिस्ट्रिक्ट कैडर में काम करते तो हमारे को स्टेट कैडर क्यों नहीं नहीं, पर दिए। सरकार की तो नीति पे तो सवाल उठता ही है ना। सरकार की नीतियों पे तो देखिए सवाल उठेगा, परंतु देखिए सरकार भी ये चाहती है कि जितने ज़्यादा तबादले हों। हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संदीप वर्मा तथा आज जिस मुद्दे पे हम आपके साथ रूबरू हुए हैं वे है हिमाचल प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था तथा आर्थिक सुधार। जिस प्रकार से अगले विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री 17 मार्च को हिमाचल प्रदेश का बजट पेश करने जा रहे हैं, तो इसी बजट पे हम अपने हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के संस्थापक जी से पूछने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो इस बजट को देखते हैं तथा जिस आर्थिक मंदी से आज हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है उसे किस तरीके से मुख्यमंत्री पार पाएंगे। तो सबसे पहले हरीश वर्मा जी, आपका हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो देखिए, जैसे अभी आने वाले विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री 17 मार्च को जो है वो बजट पेश करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का तीसरा बजट उनका है रहेगा। तो इस पूरे बजट को आप किस तरीके से देखते हैं तथा इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है कि आज सरकार के जितने भी सरकारी महकमे हैं सभी जो है वो हड़ताल की तरफ अग्रसर हैं तथा बजट में भी उनकी कोई ना कोई उनके लिए वो सौगात समझ रहे हैं। तो इस आज जो आर्थिक मंदी में जो हिमाचल प्रदेश जा चुका है, इसे आर्थिक मंदी से निकालने के लिए मुख्यमंत्री कैसा बजट पेश करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपने सही प्रश्न पूछा कि देखिए आज की तारीख में हम किसी भी सरकारी विभाग की बात करें, चाहे पटवारी कानूनगो संघ की बात करें, हिमाचल पथ परिवहन निगम की बात करें, बिजली कर्मचारियों की बात करें, तमाम ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो कि स्ट्राइक्स के ऊपर है। बजट का मतलब सिर्फ सरकारी आदमी को देखना नहीं है। बजट का मतलब है पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को आपने देखना है। अब हिमाचल प्रदेश की जनता क्या आस लगा के रखे, जब हिमाचल प्रदेश में सबसे जो बड़ी लायबिलिटीज़ इस वक्त हम बात माने तो सबसे बड़ी लायबिलिटी है हिमाचल प्रदेश सरकार की अपना कर्जा चुकाना। उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश जो पिछले 10-12 सालों का जो ट्रेंड रहा है उसमें सिर्फ एक ऐसा विभाग है जिसके ऊपर बजट से सबसे ज़्यादा 18% जो है हिमाचल प्रदेश सरकार करती है, और वो है शिक्षा। ये चाहे भाजपा की सरकार थी वो भी करती थी, और चाहे कांग्रेस सरकार है ये भी करते। और ये जो शिक्षा के ऊपर बजट है वो अन्य राज्यों के संतुलन में अगर हम बात करें तो 14% अन्य राज्यों से अधिक है, हमेशा ही ज़्यादा होता है, परंतु ये लायबिलिटी है। अगली बात हम करेंगे परिवहन विभाग की। इसके ऊपर भी जो है 5-5.5 हज़ार करोड़ जो है लाइबिलिटीज़ है, और उसके बाद अगली लाइबिलिटी जो है वो है चिकित्सा की। 3-3.5 हज़ार करोड़ रुपए का बजट है हमारे पास। तो ये तीन ऐसे विभाग हैं जहां पर आपके पास लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर्स आपके पास ज़्यादा है, खर्चे आपके ज़्यादा हैं, परंतु इनसे जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कम है, और ऊपर से आपके पास कर्जों की मार है।
तो बजट में देखिए हिमाचल प्रदेश में बजट का कोई ज़्यादा प्रावधान नहीं होता है कि देखिए सबसे बड़ी मुश्किल तो इस वक्त दौर से हिमाचल यही गुजरा है कि आर्थिक तंगी से जो कर्जा हमारा लगातार बढ़ रहा है उसको कैसे सरकार कम करे, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। परंतु एक प्रश्न मैंने आपको बताया कि गांव की जो अर्थव्यवस्था है इसके ऊपर कहीं ना कहीं हमारे को बजट जो है ज़्यादा एलोकेट करना पड़ेगा। अगर हम 2024-25 की बात करें तो ये इस बजट में कुछ कम जो एक बजट देना था उससे कहीं कम मात्रा में जो था वो बजट दिया गया। तो जी जी देखिए, अब एक अगर बात करें सीएजी की, सीएजी की रिपोर्ट भी इस बार विधानसभा के पटल पे रखी जाएगी तथा इस बार वो भी देखना दिलचस्प होगा कि सीएजी में क्या रिपोर्ट निकल के सामने आती है। देखिए सीएजी की बात आपने सही करी। इस बार ये पहली बार हो रहा है कि विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट रखी जा रही है। हालांकि पीछे जो सरकारें रही उन्होंने सीएजी को कभी सुना ही नहीं। देखिए सीएजी तो एक ऐसी संस्था है जो कि आपके सारे खातों का जो है आय व्यय का रखती है और सरकार को समय समय पर ये बताती है कि आपका खर्चा कहाँ पे अधिक हो रहा है और कहाँ के जो आपके पास जो वर्क कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट हैं जिसको हम ओसी कहते हैं वही सरकारें कभी कभी नहीं देती है। तो ये एक अच्छी बात है कि सरकार ने इस बार गवर्नर का भी जो है अपना अभिव्यक्ति जो भाषण होगा वो भी रखा गया, सीएजी को भी पटल पे रखा जाएगा। और ये अच्छी बात है कि जब आप सरकार पे हो तो आप क्या क्या त्रुटियां कर रहे हैं और आपका कहाँ जो है पैसा अधिक ज़्यादा खराब हो रहा है। तो ये अच्छी बात है कि सीएजी को इस बार सरकार ने एंट्री दी है। तो देखिए, अगर बात करें विभागों की, शिक्षा का विभाग है, शिक्षक जो है वो पिछले डीए की अपनी किस्त की वेट कर रहे हैं, कुछ उनका एरियर है 2016 से जो देनदारियां सरकार की हैं वो देने में अभी निष्फल रही है सरकार अभी की। परिवहन विभाग की बात करें तो कल ही जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके कहने से जो है हड़ताल वापस की गई। ठीक है, पटवारी और कानूनगो का जो महासंघ है वो अनिश्चितकाल की हड़ताल पे जा चुका है। तो ऐसा क्या इस सरकार के ऊपर ग्रहण लग गया कि जो सारे के सारे लोग जो है वो इस तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं? देखिए ये आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। ग्रहण तो बीजेपी की सरकार में लगा था क्योंकि देखिए जब भी विधानसभा का सत्र बुलाया जाता था तो जितने भी कर्मचारी होते उनके पास ये ऑप्शन रहती थी कि आप विधानसभा के बाहर धरने प्रदर्शन कीजिए। क्योंकि अगर हम पूर्व सरकारों की बात करें तो उस समय देखिए करनामूलक संघ भी स्ट्राइक ये करते थे, बिजली विभाग के भी लोग जो थे स्ट्राइक करते थे, हिमाचल पथ परिवहन निगम तो इसमें तो कोई कमी बात ही नहीं है कि वो उस वक्त भी स्ट्राइक करते थे। तो ये ग्रहण लगने वाली बात नहीं है। ये देखिए लो सरकार अभी अगर हम पटवारी कानूनगो महासंघ की बात करें तो उनकी कोई मांग नहीं है। ये तो सिर्फ स्टेट कैडर का है कि हम डिस्ट्रिक्ट कैडर में काम करते तो हमारे को स्टेट कैडर क्यों नहीं नहीं, पर दिए। सरकार की तो नीति पे तो सवाल उठता ही है ना। सरकार की नीतियों पे तो देखिए सवाल उठेगा, परंतु देखिए सरकार भी ये चाहती है कि जितने ज़्यादा तबादले हों और जो हमारे देखिए रेवेन्यू की बात करें या सेटलमेंट विभाग की बात करें इसमें भी हम कितनी पारदर्शिता ला सकें। हाँ, परंतु ये आपकी बात सही है कि सरकार की नीतियों पर सवाल जरूर खड़े होंगे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कैडर के लोग कैसे अब जो है होगी जो ट्रांसफ़र होगी उसके ऊपर कैसे काम करेंगे अपने परिवार को छोड़ के। जो जो पटवारी कानून को महासंघ उन्होंने ज़्यादातर इसी पे चिंता जो है वो व्यक्त की है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है। चलिए, अब मुद्दे पे वापस आते हैं, बात बजट की। पैसा कहाँ से आएगा? सरकार के अपना पैसा दोहन की तो नीतियां जो है अभी तक कोई ऐसी सकारात्मक सामने आई नहीं है कि जहां से सरकार जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रही हो। देखिए सबसे बड़ी बात ये आपने ये कहा कि सरकार के पास तो कोई रेवेन्यू नहीं है। अब सरकार तो यही कोशिश कर रही है कि जो स्कूल्स हैं उनको बंद किया जाए, कॉलेजेस को बंद किया जाए, जहाँ पे हमारे को लगता है कि ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, अनावश्यक जो चीज़ें हैं उनको बंद किया जाए। और बात भी ठीक है क्योंकि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो एड उतनी ज़्यादा नहीं मिल पा रही है क्योंकि देखिए सेंटर का तो रूल सभी स्टेट्स के लिए एक बराबर है कि अगर हमने डिजास्टर के लिए स्टेट्स को पैसा निकालना है तो वो सभी स्टेट्स के लिए बराबर है। हिमाचल प्रदेश को मैं नॉर्मली बात करूँ कुछ अलग से नहीं मिला क्योंकि पीछे अगर हम बात करें डिजास्टर इतना ज़्यादा हिमाचल में हुआ तो अच्छी बात थी कि सुख की सरकार ने 4,500 करोड़ रुपया जो है अपने ही खर्चे कम करके जो है वो दिया। हालांकि मैं सुख की सरकार की कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, परंतु जो 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 चीज़ असली में हुई आपने देखा 2022-23 में कितनी तबाही जो हुई। तो अब जहां तक पैसों की बात है तो देखिए हमने पहले भी कहा था कि जहां से पैसा आना चाहिए, देखिए हिमाचल प्रदेश में बिजली विभाग से हमारे को अच्छा पैसा आ सकता है, आपके पास परिवहन विभाग से हमारे पास पैसा जाता है, परंतु हमेशा ही सरकार की अगर हम बात करें तो परिवहन विभाग में 1,000 करोड़ रुपया जो है सरकार रिट ऑफ करती है कि इस परिवहन को कैसे न कैसे चलाया जाए। बातें बड़ी होती है कि अगर ये नहीं चल रहा है स्टेट कॉर्पोरेशन तो इसको बात तो रोडवेज की होती है तो सब्सिडी को भी बंद करने की बात की गई, सब्सिडी को भी बात बंद करने की बात करेगी। परंतु हिमाचल प्रदेश की मैंने पहले ही बात करी है कि हिमाचल प्रदेश की अगर आपने जीएसटी को बढ़ाना है, रेवेन्यू जनरेट करना है तो कम से कम हमारे को ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारे बच्चे हैं जो बाहर के स्टेट्स में जॉब कर रहे हैं वो पलायन
ना करें, हिमाचल को छोड़ के अब पंजाब में जॉब कर रहे हैं, दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, तो कम से कम अगर आप हिमाचल के युवाओं को कुछ जीएसटी मतलब अगर कुछ रोजगार देंगे तो इसमें स्टार्टअप्स इंक्रीज हो सकता है। आपने बेंगलोर का एग्जांपल देख लीजिए, आप गोवा का एग्जांपल देख लीजिए। अब देखिए टूरिज्म सेक्टर में हर एक चीज़ तो हो नहीं सकती है। सरकार ने पिछले बजट में कहा कि देखिए हम बेरोजगारों को स्टार्टअप्स देंगे कि जी अपनी ई टैक्सी की सुविधा शुरू कर दो, आप अपने कुछ अन्य जो है उन चीज़ों के ऊपर सब्सिडी देंगे। तो हमने पहले भी बात करी थी कि 20 लाख की एक इलेक्ट्रिक कार आएगी तो उसमें 10 लाख आदमी कहाँ से लाएगा। आपके बोल रहे हैं कि पावर प्लांट्स लगाएं, आपके सोलर प्लांट्स लगाएं, तो देखिए इनमें खर्चा बहुत ज़्यादा है। परंतु स्टार्टअप्स करने के लिए आप कभी जो एक कॉरपोरेट पीपल्स हैं जो अपनी स्टेट की जीएसटी को बढ़ाते हैं, उनसे आपको बात करनी पड़ेगी। तो देखिए रेवेन्यू जनरेट करने के, अब आप एक चीज़ बताइए, हम चंडीगढ़ से हिमाचल की तरफ आते हैं, एक्साइज का तो आप ये देखिए कि जो हिमाचल की गाड़ी आती है उसके टैक्स नहीं लिया जाता। कितने रुपए टैक्स लगता है? 60 रुपये टैक्स लगता है। तो 60 रुपये देने में यार किसी ने 5-10 लाख की गाड़ी लगी डाली होगी तो उसको 60 रुपये हिमाचल को डोनेट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। उसके पीछे तो देखिए जो पुरानी सरकार थी उसका ये उसमें अभिव्यक्ति थी कि अगर अपने राज्य में कोई आदमी आ रहा है, अपने राज्य में एंट्री ले रहा है तो उसको उसमें पैसा क्यों दे। तो वो उन्होंने एक रिलीफ किया था जयराम ठाकुर की सरकार ने, तथा इस सरकार ने उसको भी कभी कंटिन्यूटी में रखा है। सिंपल सी बात है ना, अब आप पंजाब जा रहे हो वहां पे तो नहीं हिमाचल की गाड़ियों का स्टेट एंट्री टैक्स लिया जा रहा है। जब पता है कि स्टेट काफी डेट में है, आपको कर्जे उतारने हैं, आप कम से कम एक्साइज आपने माफ कर दिया, उसका खामियाजा कहाँ के भुगतना पड़ रहा है? स्टेट के एक्सचेकर में वो भार जो है वो पड़ रहा है। तो अगर आप गाड़ी लेके चल रहे हैं तो आपको 60 रुपए देने के लिए कोई तकलीफ नहीं है वहां पर। मैं एक सिंपल सी बात, तो उसमें देखिए अगर रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो माइनिंग पॉलिसी भी बना के जनरेट किया जा सकता है। देखिए माइनिंग पॉलिसी को भी बनाना पड़ेगा, परंतु हमारे को तो सारे ही जो होगा वो कलेक्शंस में देखने पड़ेंगे ना कि रेवेन्यू हमारे को कहां से जनरेट हो सकता है। हमारे को तो छोटा छोटा योगदान देना पड़ेगा और सरकारों को देखना पड़ेगा। परंतु ये जो सरकार की अपनी नीतियां होती हैं कि जी हम बिजली फ्री करेंगे, हम ट्रांसपोर्ट को फ्री करेंगे, हम बाहरी गाड़ियों से राज्यों से नहीं लेंगे, आप स्टेट के लोगों को लुभावनेपन तो नहीं दे रहे, परंतु ऑटोमेटिकली आपको तो हर महीने जो है सेंटर के ऊपर डिपेंड करके सैलरीज देनी पड़ रही हैं। 10,000 करोड़ की किस्तें बाकी हैं। तो स्टेट की डेवलपमेंट के लिए आपके पास कितना पैसा? आपके पास मुश्किल से 2,500-3 हज़ार करोड़ रुपए आपके पास बचता है। बजट की जो हमारे पास प्राप्तियां हैं वो मेरे ख्याल से 50-56 हज़ार करोड़ रुपए की प्राप्तियां, उसमें से आपके पास 48-49 हज़ार करोड़ का खर्चा है। आपके पास बचा क्या डेवलपमेंट के लिए? नहीं तो आप इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार का जो बजट में जो इतना डेफिसिट है उसके लिए कहीं केंद्र सरकार को भी जिम्मेवार मानते हैं? देखिए हिमाचल प्रदेश को नेताओं के, देखिए डेफिसिट की बात ये नहीं है, क्योंकि देखिए सेंटर का काम है पूरे कंट्रीज की स्टेट्स को चलाना, वो अपनी तरफ से योगदान दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है तो इसके लिए सड़कों के ऊपर 90% स्टेट दे रही है। परंतु जो हमारे स्टेट्स का यूथ है, हमारे स्टेट्स के, आप सरकारी विभागों को छोड़ दीजिए। देखिए स्टेट में अगर मैं बात करूं तो सरकारी विभाग के कितने कर्मचारी हैं? तकरीबन 1.5-2 लाख कर्मचारी होंगे आपके पास स्टेट के कैडर के। बाकी जो बच गए आपके पास 68 लैक्स जो बच गए आपके पास, उनको आपने कैसे चलाना हो? उनके लिए अभी आपको कुछ रोजगार के अवसर छोड़ने पड़ेंगे। आप हर जगह पर देखिए, मैंने वही बात करी कि अगर आपने देखिए टूरिज्म सेक्टर्स को तो वैसे भी बढ़ावा मिल रहा है, अब और भी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर हम इंक्लूड कर सकते हैं, परंतु बात तो एक तरफ सरकार 1,500 रुपया देने की बात करती है, दूसरी तरफ सरकार ये बात करती है कि हम सरकार के पास पैसा नहीं है। तो ये इस तरीके से जो गारंटियां सरकार ने कमिट की थी तो वो कैसे पूरी करेगी? ये तो गारंटियां चुनाव होने से पहले तो हर कोई लुभावनेपन दिखाता है। अभी देखिए बीजेपी, अगर हम दिल्ली की बात करें, वहाँ देखिए उन्हीं गारंटियों को सोच के समझ के ही तो लोगों ने वोट करके सरकार बनाई थी ना। देखिए गारंटी सरकार बनाई थी, वो हम इस चीज़ को मानते हैं, परंतु देखिए हम बात इस वक्त मुद्दे की कर रहे हैं। अगर हम उस मुद्दे पे जाएंगे तो मुद्दा भटक जाएगा। परंतु इस वक्त जो मुद्दे की बात है कि हम बजट को कैसे कंट्रोल करें। देखिए कहीं ना कहीं पे जो गारंटी है वो भी तो बजट के साथ इंटरलिंक्ड है ना। जो थिंक टैंक्स होते हैं वो थिंक टैंक्स तो सारी चीजें बना के ही, देखिए सुनिए, जब थिंक टैंक्स, आपकी बात सही है, जो थिंक टैंक्स होते हैं वो पॉलिसी बनाते हैं, परंतु जब चुनाव होते हैं तो थिंक टैंक्स को तो नहीं पूछा जाता, सीएजी को तो नहीं पूछा जाता। हिमाचल प्रदेश में तो कहा कि जी आप ओपीएस मत दीजिए, सीएजी ने साफ साफ मना करा कि स्टेट डेट में चला ही जाएगा। अब सुख की सरकार ने जो भी नीतियां बनाई, इंस्टीट्यूशंस बंद किए कि कहां से पैसा हमारे को आना है, कहां से कॉलेजेस बंद करके, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस बंद करके, या अन्य ऐसी चीजें जो थी बंद कर रहे हैं। अब बीजेपी वाले इस चीज को ठीक है भुनाते हैं कि देखिए हम हमारी जब सरकार थी तो हम करते, क्योंकि हमारे को डबल इंजन की सरकार थी, हमारे को सेंटर से भी पैसा आता था।
परंतु अगर आप बीजेपी के नेताओं से पूछें कि अगर आप सेंटर की एड छोड़ दें, आप अपने आप में कितने सक्षम है कि हिमाचल प्रदेश को आप अपने बल पर चलाएं विदाउट एड ऑफ तो आपके सेंटर। कहने का मतलब है कि तो पटड़ी पे तो इंजन जो है दोनों तरफ से इस बार अलग दिशा में चले गए। देखिए, अलग दिशा में जाना पड़ेगा ना। आप हर कुछ ही बोल देंगे मंचों से कि हम बिजली फ्री करेंगे, हम ये भरेंगे। अब आपको देना पड़ रहा है ना, उसका खामियाजा भुगताना पड़ रहा है। आप लोगों को कह रहे हैं, जो समर्थ लोग हैं, कि आप अपनी बिजली की सब्सिडी छोड़िए, आप ये करिए, वो करिए। और देखिए, चुनाव के वक्त में ये एक भावनाओं का जो होता है वो खेल होता है, इसमें सभी बह जाते हैं। तो एक तरफ सरकार ने पहले सब्सिडी दी, अब उन्हीं सब्सिडी को छोड़ने के लिए अब अपील की जा कर रही रहे है। हैं ना, क्योंकि बजट है ही नहीं हमारे पास। क्यों हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो अभी आपने पीछे खबरें पढ़ी कि 60-70 एम्प्लॉइज को मेरे घर से ले ऑफ किया जा रहा है, फिर लोग स्ट्राइक्स कर देते हैं। परंतु सरकारों को यह समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, कम से कम उनको संभालना पड़ेगा। प्राइवेट कर्मचारी तो शायद इस मुकाम पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनकी बात तो कभी सरकार के कान तक पहुंचती नहीं है। पहुंचती नहीं। अब मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूं, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, भाई साहब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो हमारे को तो पता है कि भाई हमने 1 महीने बाद हमारी जेब में पैसा कहां से आएगा। परंतु अब सरकार की देखिए, बहुत बड़ी बात है कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, ठीक है ना। अगर मैं अब देखिए, जहां सरकार की बात आ जाती है, अब मेरे घर का खर्चा अगर महीने का 50,000 होगा तो मैं उसको सही तरीके से चलाऊंगा। परंतु जब लोगों की बात आ जाती है कि ठीक है जी, हमने कर्जा लेना, भरना किसने, हमने और आपने भरना, कोई बात नहीं, हमारी सरकार आ जाएगी, तो ये तो राजनीति का एक अंग है। इसके लिए ही सीएजी जो है, इस बार बड़ी अच्छी बात आपने करी कि सीएजी को इस बार इंट्रोड्यूस किया और सरकार की गलतियों को बताया जाएगा। और सीएजी देखिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो सारी चीजें लिखती है कि कहां पे आप गलती कर रहे हो, आपने कहां पर गलत स्कीम जो थी इंप्लीमेंट करी, उसके ड्रॉबैक्स क्या हुए, कहां से हमने जो पैसा रिलीज किया उसको कहां कहां पे लगा, उसकी भी आपके पास डिटेल्स आती है। तो बजट में कुछ खास इस बार के बजट में क्या उम्मीद करते हैं आप सरकार बजट से? में कोई उम्मीद नहीं है मुझे। हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार अपने सिर के ऊपर जो कर्जा है उसको कम से कम करे। जब आप कर्जों को कम करेंगे, आप इंटरेस्ट पेमेंट्स इतनी ज़्यादा कम करेंगे, तो आप कम से कम जो इंटरेस्ट में पैसा जा रहा है वो डेवलपमेंट में तो कम से कम पैसा लगे। आपका जो इंटरेस्ट में ही आप देख लीजिए कि कितना परसेंट जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप खबरें पढ़ते होंगे तो सीएजी की रिपोर्ट्स के ऊपर देख लो, या अन्य बजट के जो विशेषज्ञ हैं विश्लेषण कर रहे हैं, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए है कितना परसेंट है, 10-12 हज़ार परसेंट है। मैं आपको यहाँ पे आंकड़े यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ। अब देखिए, शहरी विकास के लिए मैं आपको बता दूं कि 2022-23 में 1045 करोड़ का बजट रखा गया, 23-24 में 615 का रखा गया, और उसके बाद फिर 645 है। मतलब पिछले 2 सालों में अर्बन एरियाज के लिए 32% जो था रिडक्शन की गई। अब सिंचाई की बात कर लीजिए तो पिछले साल के बजट और इस साल के बजट में 46% इंक्रीज करी गई। परंतु एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे कहूंगा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अगर मैं बात करूं तो 2023-24 में 3,491 करोड़ रखे गए पैसा, और 2024-25 में 3,390, -3% का जो था वो डिग्रेडेशन हुआ। और परिवहन की एक मैं बात होगा, देखिए परिवहन का मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं कि यहां पे जो एचपी बजट की समरी जो एनालिसिस है, उसमें परिवहन विभाग को कहा गया कि देखिए परिवहन विभाग वैसे ही लॉस में है, परंतु आपको एक इनकम तो दे रहा है, जनरेट करके दे रहा है। परंतु देखिए 2022-23 में 5,000 करोड़ रुपया परिवहन विभाग को रखा गया, कितना बजट हमारे पास आएगा 23-24 में 4,621, 23 और आपके पास 24-25 में 5,299%। तो अगर हम कंपैरिजन करें, जो हमने स्कोप दे रखा था उससे भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने -5% जो था वो बजट कम आया। तो बजट से अगर मैं एक टेक्निकल टर्म्स में बात करूं, ठीक है, और शहरी, देखिए हिमाचल प्रदेश के अधिकतर लोग गांव में ही बसते हैं, तो गांव के बजट को आपने ही -4% पिछले बजट के कंपैरिजन कम बजट एलोकेट किया, तो बजट से कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं है। तो मतलब ये है कि इधर का पैसा उधर उस स्कीम में डाल दिया जाएगा। सीधी है ना कि एक उधार को चुकाने के लिए फिर लोन फिर से उधार लेंगे, फिर से उधार लेना पड़ रहा है, और उसको एक तरीके से पेश किया जाता है। हालांकि ठीक है, सुख की सरकार इसके ऊपर कर रही है कि हमारे जितने हाइड्रा प्रोजेक्ट्स हैं वो हिमाचल प्रदेश के स्वामित्व में आ गए, परंतु अगर जहां तक बजट की बात करें, कुछ खास नहीं लग रहा है इसमें, क्योंकि बजट तब हम बोल सकते हैं कि सरकार की जीएसटी कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन और डेट जो है वो कम हो। हालांकि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट जो होती है, एक अंग होता है इसका बजट का, उसने यही कहा है कि हर बजट में यही कहा जाता है कि हम स्टेट की जो जीएसडीपी है और जो हमारे पास डेट है उसको कम से कम 3% से नीचे लेके 2% तक लेके आए। धन्यवाद हरीश जी। तो ये थे हमारे साथ हरीश वर्मा जी, जिन्होंने बजट के ऊपर हमसे विस्तृत बात की। तो अगर बात सरकार की करें तो देखिए, सरकार को कुछ ना कुछ ऐसे तरीके निकालने पड़ेंगे जिससे उनके सिर के ऊपर जो इतना आर्थिक बोझ है उसको उतार सके, तथा कुछ ना कुछ ऐसी नीतियां बनानी पड़ेंगी, और हिमाचल की जवानी और हिमाचल के पानी को हिमाचल में ही रखना पड़ेगा, जिससे जो हिमाचल आर्थिक संपन्न हो सके। तो अगली बार किसी नए मुद्दे को लेकर आपके सामने पेश होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।